हाय फ्रेंड्स, ये बात तो तय है कि रेलवे एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे पूरी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन्स की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन्स की बात हो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों काफ़ी अच्छे नाम हैं कंपनीज़ के, जैसे IRFC हो गई, आपकी IRCTC हो गई, और इसी तरह से और भी रेलवे स्टॉक्स हैं। आज हम इस इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक्स को एक बार कंपेयर करेंगे और अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे कि किस में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि अधूरा ज्ञान सिर्फ नुकसान कराता है। आप समझते हैं इस बात को। चलिए दोस्तों, सीधा करते हैं सागर नोमिस को शुरू और देखते हैं कि इन रेलवे स्टॉक्स में किस में है कितना दम प्रॉफिट बना के देने का। लेट्स बिगिन। यहाँ हम दोस्तों इन कंपनीज को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। इसमें पहले तो ये है कि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपस में नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसे एक अगर कोई साबुन बनाती है कंपनी, दूसरी साबुन बनाती है, तीसरी भी साबुन बनाती है तो आप कंपेयर कर लो। ऐसी कंपनीज नहीं है, बल्कि सबका अलग अलग हिसाब किताब है, अलग अलग बिजनेस मॉडल है। लेकिन हम इनको देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर हमें किस में ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। सो दोस्तों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनके फैक्टर्स को कंपेयर करने के लिए। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, वो ये कि दोस्तों एक्चुअली अभी भी आप लोगों का सपोर्ट मुझे उतना नहीं मिल रहा है। इतने प्यारे दोस्त हो आप लोग, मुझे इतने कमेंट्स लिख करके मेरा हौसला बढ़ाते हो, और मुझे अच्छा लगता है कि आपके सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर आप दोस्ती को अच्छे से मजबूत दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। सब्सक्राइब बंद करके और बेल आइकन ऑन करिए और हमारी आपकी दोस्ती पे ठप्पा लगा दीजिए मजबूती का। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी है करना ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। वरना कहीं ऐसा नहीं हो किसी दिन मैं सोचूं कि नहीं, यहाँ कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो मैं वीडियो बनाने बंद भी कर सकता हूँ किसी दिन। तो दोस्तों ऐसा ना हो, मेरा हौसला भी बना रहे, तो आप ज़रूर इस काम को करिएगा और वीडियो को हमेशा लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए हम सीधा चलते हैं और देखते हैं 4 कंपनीज में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम ले रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। ये पहली कंपनी है जिसको कि हम ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास में IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और तीसरी कंपनी है दोस्तों वो है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC। और एक कंपनी हमने साथ में और ले ली है, तीतागढ़ रेल सिस्टम। ये वो है जो रेल के जो कंपोनेंट्स, जो ट्रेन के डिब्बे वगैरह होते हैं, उस टाइप की चीज़ें बनाती है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो दोस्तों ऑब्वियसली नंबर 1 पे है आपकी IRFC, ये सबसे बड़ी कंपनी इनमें। सेकंड नंबर पे IRCTC है जो कि टिकट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो तत्काल बुकिंग और नॉर्मल बुकिंग करते हैं हम लोग। सिर्फ कंपनी वहीं नहीं रुकी है, बल्कि इसने अपने टूर पैकेजेस बना दिए हैं। तो ये होता है वैल्यू एडिशन। तो अगर सिर्फ ये टिकट बेचते रहेंगे तो काम चलेगा नहीं, इसलिए कुछ और करने के लिए इन्होंने टूर पैकेजेस बनाए और स्पेशल ट्रेन्स चलाई। तो इस तरह से कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बाकी की कंपनीज में जो RVNL है थोड़ा सा मिड साइज़ की है, और तीतागढ़ रेल आप स्मॉल साइज़ की कंपनीज में मान सकते हैं। प्राइस वाइज देखें तो प्राइस लगभग सबकी अलग अलग है, लेकिन हम देखें कि ये कौन सी कहाँ चल रही है। तो टोटल प्राइस अभी जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से अगर देखो तो RVNL जो है वो 52 वीक के हाई के आसपास है, और IRFC भी वही है। वैसे तो रेलवे स्टॉक सारे दौड़े हैं पिछले टाइम से, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए हैं लगातार। ये टॉप पर है और ये भी अपने 52 वीक हाई को टच कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो दोस्तों इनमें देखिए RVNL इज़ अ चीप बाय एब्सोल्युटली, और जो आपकी IRFC है वो 10.2 PE के साथ में इन सब में से सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी एक तौर पे साफ तौर पे नज़र आ रही है। आगे हम देखें तो इसमें डिविडेंड यील्ड, तो क्योंकि सारी कंपनीज गवर्नमेंट वाली जो हैं ये वो डिविडेंड दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेशन जहाँ होता है तो कंपनीज में एक डिविडेंड देने का एक प्रैक्टिस रहती है। चाहे बड़ी कंपनीज में आप BPCL, IOC, कोल इंडिया या जो भी बड़ी कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं कि वो डिविडेंड देती रहती हैं, और वो एक अच्छी कंपनी की नीयत को भी शो करता है। ROCE देखें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ROCE बना करके दिया है वो दिया है आपको IRCTC ने, यानी कि कैपिटल का रिटर्न जो है वो कमा करके इसने दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसी का सबसे ज़्यादा है।
फेस वैल्यू में आप देखो तो बाकी सब कुछ खास नहीं है, पर यहाँ ना वैल्यू है। मतलब ये जो आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड है, 10 रुपये की शेयर वैल्यू है। इसको ये आने वाले टाइम में 5 रुपये, 2 रुपये या 1 रुपये में स्प्लिट भी कर सकते हैं, और आपके IRFC भी वो कर सकती है। लेकिन इनके पास में, बाकी दो कंपनीज के पास ये अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 5 साल में जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लीड किया है तो वो किया है आपकी IRCTC ने। 35% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में। वहीं पर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो उसमें लीड कर रही है आपकी RVNL। इसकी सेल्स तेजी से ग्रो हुई है एज कम्पेयर टू अदर्स। मार्केट कैप हमने देख ली है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो दोस्तों सबसे महंगी कंपनी है IRCTC। ये बस जो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और जैसे IRCTC की वेबसाइट तेज़ी से टिकट बुक करती है, लोगों ने भी फटाफट से अपना इसमें ऑर्डर बुक करने शुरू किए हैं। डेट टू इक्विटी में देखें तो यहाँ इस पर सबसे ज़्यादा हैवी बर्डन है IRFC पे, बट इसकी वजह क्या है दोस्तों? ये कंपनी है ही फाइनेंस में। जो आपका मूविंग स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो ट्रेन के डिब्बे चलते रहते हैं, रोलिंग स्टॉक बोलते हैं उसको, कि ट्रेन्स चल रही है, तो उन सारी ट्रेन्स के मूविंग या रोलिंग स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए इस कंपनी का जन्म हुआ है, ताकि रेलवे से संबंधित सारी ज़रूरतें, चाहे इवन वो रेलवे की दूसरी कंपनीज है उनको भी ये अपनी सप्लाई करती हैं, उन सब को फाइनेंस करने के लिए इसका जन्म हुआ था। इसलिए इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम ही फाइनेंस का कर रही है, तो डेट को इस पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे सब में अच्छी खासी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग IRFC में सबसे ज़्यादा है। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्री का। पी तो खैर हम जानते ही है, और क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो ये उससे बिलोंग करती है। हालांकि रेलवे इंडस्ट्री है, लेकिन रेलवे इंडस्ट्री के अलग अलग हिस्सों को केटर करती है, सो ये बात भी जाननी ज़रूरी है। एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से देखो तो IRFC अगेन सबसे बड़ी है, क्योंकि फाइनेंस में है, तो ऑब्वियसली कर्जा लेने का फिर कर्जा देने का, तो इस वजह से इसके पास फंड का ही मेन काम है। फ्री कैश फ्लो आप देखो तो दोस्तों इनके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, क्योंकि पैसा आया और इसने प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, वंदे भारत का हो। इसी तरह से जो ट्रेन्स होती है, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना, लाइंस को इलेक्ट्रीफाइड करना, नॉर्मल जो ट्रेन जो डीजल इंजन वाली होती है उनको इलेक्ट्रीफाई करना, या इसी तरह के और बहुत से प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए इसकी मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो हमने देख लिया है। ग्राहम नंबर के हिसाब से दोस्तों ये 62 का ग्राहम नंबर है, और अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो इसकी कितनी है आपकी 48.4, तो डेफिनेटली इसमें अंडर वैल्यूड कंपनी साफ तौर पे दिख रही है। तो अगर आप देखोगे तो दो आपको इंडिकेटर्स मिल गए हैं जिससे कि IRFC एक अंडर वैल्यूड कंपनी है साफ तौर पे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनकी जो सेल्स है उसकी ग्रोथ की, तो देखिए सेल्स का ग्रोथ ये 2900 करोड़, हम ऐसा करते हैं एनुअल में चलते हैं, एनुअल रिटर्न जो ग्रोथ है वो देखते हैं। 3000 करोड़ से 4500 करोड़, सीधी 150% की जंप। फिर उसके बाद में ग्रो करती गई है लगातार देखिए, और IRFC जो है वो भी ग्रो कर रही है। IRCTC जो है उसकी सेल्स भी ग्रो की है, बट यहाँ पर सेल्स में थोड़ा सा डिप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप ये देखिए लगातार जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसका 5 से 6% रहा है। IRFC का हम अगेन इन फिगर्स पे इतना भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं, जो ये जस्टिफाइबल नहीं है। डेटा को क्रैक करना पड़ेगा और उसके बाद में एनालाइज करके हम इसका सही नंबर निकाल सकते हैं, तो इस डेटा को अभी आप साइड में रख सकते हैं। IRCTC में 12-13% से इन्होंने 14% से शुरू किया था, फिर इनका मार्जिन अच्छा बढ़ता जा रहा है। 47% इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट है, 36% भी है TTM की बात करें लास्ट के 12 महीनों में। सो काफ़ी इंप्रूव किया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीतागढ़ रेल, इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है दोस्तों, 5% से यहाँ पर 2%, 1% रहा, लेकिन यहाँ से वापस बाउंस किया 5% से 7%, 7% से 9%। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, जो फालतू के खर्चे करने वाले जो चीज़ें थी उनको कम किया है और अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। बाकी के नंबर्स जो है वो आप को ज़्यादा कुछ खास इसमें मैं आपको डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन डिविडेंड पर हम लोग नज़र डालते हैं। RVNL जो है उसने आपको 11% का डिविडेंड, फिर 58%, 58% का डिविडेंड दोस्तों,
29 और ये कंटिन्यूस डिविडेंड दे रही, तो इसको पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें 10 में से 10 मार्क्स दूंगा मैं अगर आरवीएनएल को मुझे देना हुआ डिविडेंड को लेकर के। वेरी गुड। अगर आप आईआरसीटीसी की बात, आईआरएफसी की बात करो, अगेन ये भी डिविडेंड दे रही है, बस एक साल इसने नहीं दिया शायद कोविड के टाइम पर, उसके बाद में ये हाँ, क्योंकि लगभग वही टाइम ये था। आईआरसीटीसी की बात करें तो ये भी लगातार डिविडेंड दे रही है। सो दोस्तों तीनों कंपनीज में प्रॉफिट है तभी वो डिविडेंड दे रही है। अपनी जेब से डिविडेंड सिर्फ वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब जैसे लोग ही दे सकते हैं, या बैंक से लोन लेकर के किसी को, इन्वेस्टर्स को बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए डिविडेंड देने का काम उन जैसे महान व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो अपने प्रॉफिट से दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। तीतागढ़ रेल में डिविडेंड नेगेटिव है या जीरो है, तो उसको आप नेगेटिव ही माने उस पॉइंट को। ओवरऑल दोस्तों अगर देखें तो ये बाकी फाइनेंशियल रेशियोज हैं, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ा टेक्निकल्स पे एक बार नज़र डाल देते हैं इसमें। अगर हम टेक्निकल्स पे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये देखिए इनके टेक्निकल्स को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर कि ये टेक्निकल्स है, और इसमें मैं सबसे पहले ले लेता हूँ आरवीएनएल को। ये आरवीएनएल का चार्ट है, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जब जब डिविडेंड दिया है तब तब डी लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करते हैं, मान लीजिए आईआरएफसी से करते हैं, ठीक है। ये आप आईआरएफसी को देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा दूसरे ही पेन में ले लेते हैं, और साथ में हम लोग इसको ले लेते हैं आईआरसीटीसी को। यहाँ आप दोस्तों सारी कंपनीज को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आईआरसीटीसी का ग्राफ है, और ये आपका आईआरएफसी का ग्राफ है, और ऊपर ही ऊपर जो देख रहे हैं वो आरवीएनएल का है। तो देखा जाए तो तीनों कंपनीज ही एक तरह से अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन जो कंसिस्टेंट जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है वो आरवीएनएल में दिख रही है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, और साथ में यहाँ पर ये 3 मूविंग एवरेजेस ने आपस में क्रॉस भी किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। तो तीनों कंपनीज में एक कुछ अच्छा ही कुछ बुराई है, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे एक अच्छा जो कैलकुलेटिव डिसीजन है वो ज़रूर ले पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी शेयर होल्डिंग की, तो देख लीजिए वो भी एक बार देख लेते हैं, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। एक बार हम लोग यहाँ नज़र डालें शेयर होल्डिंग का, एक सेकेंड ना। तो यहाँ अपने को डिटेल्स मिलेंगी नहीं, उससे अच्छा है कि हम लोग ले लेते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। ये रही, देखिए ये शेयर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, और शेयर होल्डिंग में हमें ये भी देखना होता है कि एफआईआईज ने कितना पैसा लगाया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितना लगा रहे हैं, पब्लिक कितनी लगा रही है। प्रोमोटर्स जो है वो यहाँ पर 72% लेकर के बैठे हुए हैं आरवीएनएल में, 86% आईआरएफसी में है, और बाकी 62% आईआरसीटीसी में है। तीनों में ही मेजॉरिटी स्टेक है। तीतागढ़ में 47 है, तो वो करीब करीब मार्जिन पे है, थोड़ा सा स्टेक कम किया और इनके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। अगर हम देखें कि इनकी जो प्रोफाइल है वो किस तरीके की है होल्डिंग की, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है आपके आईआरसीटीसी की होल्डिंग, और इसमें आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 9% पैसा लगा हुआ है, और जो एफआईआईज है उनका पैसा 6.99% है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें देखें कि पैसे की डायरेक्शन क्या है। तो अगर एफआईआईज का देखें हम लोग, तो इसमें दोस्तों इन्होंने पहले से मतलब कभी कम किया कभी ज़्यादा किया, लगभग एक सी होल्डिंग है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट तो है, मतलब वो बाहर बेच के निकले नहीं है, वो सिर्फ नज़र रखे हुए हैं उस पर। अब हम देखते हैं आरवीएनएल। आरवीएनएल की अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आरवीएनएल में दोस्तों मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग तो प्रोमोटर्स का ही है, लेकिन अगर हम एफआईआईज में डालें तो 3% उन्होंने लगा रखा है, और उनकी जो एक देखिए इन्वेस्टमेंट इनका बीच में कम किया है, फिर से बढ़ाया है,
DIIs की बात करें इसमें, तो DIIs ने किया है इसमें लगातार कम किया है, यानी जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे कुछ हो, वो RVNL में से धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं, जबकि वो जो फॉरेनर्स है वो धीरे धीरे अपने उसमें स्टेक होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब हम IRFC को भी एक बार देख लेते हैं, उसकी होल्डिंग पे अगर आप नज़र डालोगे, सो व्हाट विल यू गेट। यहाँ दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने तो पैसा निकाला है लगातार, आप देखिए कहाँ पर इनकी 2% से ऊपर की शेयर होल्डिंग होती थी, अब ये 0.77% रह गए। लेकिन FIIs क्या कर रहे हैं, FIIs का भी कुछ खास नहीं है, 1% है, और DIIs ने भी इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा रखा है। और उसकी वजह हो सकती है दोस्तों, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टॉक है, तो फॉरेनर्स को भी थोड़ा सा टेंशन रहती होगी कि पता नहीं गवर्नमेंट कौन सा रूल निकाल दे और कहीं उनके पैसे फंस ना जाए। सो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनीज का उम्मीद करता हूं कि आपको कंपैरिजन पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिला होगा। रेलवे इंडस्ट्री में किस स्टॉक में कितनी ताकत है, इससे आपको आज की वीडियो से अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना भूल गए हो तो अभी कर दीजिए, इसके बिना आगे मत बढ़िए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर ज़रूर करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।